अब आप बात करते हैं घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में। जैसे वहां पर पढ़ा था विद्युत धारा के अंदर की कैसे इनकी वायरिंग की जाती है, तो वैसे भी समझ सकते हैं। पढ़ा था कि जो वायरिंग की जाती है, सारे पॉइंट्स पहले हम बता देते हैं एक करके। सबसे पहले घरेलू विद्युत परिपथ में जो संयोजन होता है, संयोजन वो कैसा होता है, उम्मीद करते हैं कि याद होगा। संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसकी खास बातें होती हैं। पहली बात ये होती है वोल्टेज समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है, समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है, वो तो बात ठीक है। और समांतर में होने के कारण क्या होता है, धारा विभाजित हो जाती है, धारा विभाजित हो जाती है, हो जाती है, तो धारा विभाजित हो जाती है। ये बात भी याद रख सकते हैं। मतलब समांतर में विभव समान है, विभवांतर समान है, धारा विभाजित हो जाती है, जिसमें जितनी धारा चाहिए उतनी धारा जाती है और वो ऑपरेट करता है, वो उपकरण काम करता है। आओ देखो कैसे ये काम करेगा। जितनी चीजें हैं उन सबको नोट करते जाना। यहां पर एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है, याद रहेगा। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक। इस लाइव और न्यूट्रल वायर में जो मेन वायर मतलब मेन फ्यूज लगा होता है, ये मेन फ्यूज है, ये फ्यूज है, मेन फ्यूज है। फ्यूज हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत धारा में, उसमें प्रभाव में लाइव वायर आया, न्यूट्रल वायर आया, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों तार, सबसे पहले क्या होता है, यहां पर एक फ्यूज लगा होता है कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो यहीं से ये पिघल जाए। फ्यूज किससे बना होता है, तो टिन प्लस लेड, मतलब लेड का मतलब शीशा होता है, शीशा, ठीक है। इससे मिलकर के बना होता है, ये मिश्र धातु से मिलकर के बना होता है। इसका अगर कोई पूछता है गलनांक कितना होता है, कितने पर गल जाता है, तो इसका गलनांक होता है लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सही से लिख दो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका गलनांक 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज के बारे में हमें इतनी बातें पहले से पता होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ, ये हो गया। अब यहां से क्या होता है, यहां पर घर पर मीटर लगा होता है, जैसे घरों पर होता है, देख सकते हैं अपने घर में घरों पर मीटर लगा होता है। मीटर इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, ये क्या बताता है, बिजली का बिल बताता है कि कितने वाट आपने खर्चा किया है। सब चीजें पढ़ ली, वाट क्या होता है, सारी चीजें पढ़ ली हम लोगों ने। तो कितने वाट खर्चा किया है आपने, वो यहां से बताए गए। मेन स्विच लगा होता है, एक मेन स्विच लगा होता है। इस मेन स्विच की अगर हम खास बात बताएं तो इस मेन स्विच, यहां पर जो मुख्य स्विच होता है, प्रत्येक के साथ फ्यूज जुड़ा होता है, फ्यूज जुड़ा होता है। मतलब क्या है, यहां पर ये मेन स्विच लगा होता है जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है कि अलग अलग तार जा रहे हैं, इससे ये उपकरण चलेगा, इससे ये उपकरण चलेगा, इससे ये चलेगा। सब जितने भी उपकरण चल रहे होंगे उन सब में प्रत्येक यहां पर स्विच में क्या होता है, जितने भी स्विच लगे होते हैं उनके साथ जो लाइव वायर होता है, फेज जिसे कहा जाता है, लाइव वायर को हम फेज भी कहते हैं, फेज भी कहते हैं। तो लाइव वायर या फिर फेज के श्रेणी क्रम में हम यहां पर फ्यूज जोड़ेंगे कि इधर भी फॉल्ट होगा, जिधर भी ज्यादा ओवरलोडिंग होगी, अभी देखेंगे ओवरलोडिंग क्या होती है, तिभरण, तो उसमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, वो फ्यूज गल जाएगा और वो परिपथ ब्रेक हो जाता है। बाकी चलते रहते हैं लगातार यहां से। अब यहां से देखो, एक लाइव वायर गया है, तो ये लाइव वायर है या जिसको फेज बोल रहे हैं। यहां पर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो यहां पर लाइव जा रहा है, इधर न्यूट्रल जा रहा है और इनको कनेक्ट किया गया है। यहां पर देखना, यहां पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए स्विच है, पंखे का स्विच है, तो पंखे के स्विच में एक ऊपर से लाइव वायर आया है, नीचे से एक न्यूट्रल गया है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। यहां पर ग्राउंड भी होता है, अर्थिंग भी की जाती है, तो अर्थिंग के लिए एक अलग से वायर लिया जाता है। तो अर्थिंग देखो इस वाले में दे दी गई है। यहां पर न्यूट्रल आया, यहां पर देखो अर्थिंग गई है। देखो यहां 3 वायर हैं, 3 वायर कैसे, एनर्जी मीटर के साथ यहां पर देखो अर्थिंग दी गई है। यहां से अर्थिंग इधर की तरफ जा रही है। अर्थिंग में देखो यहां से एक न्यूट्रल को जोड़ दिया है, इधर एक लाइव को जोड़ दिया है और इसका कनेक्शन कर दिया है इससे डायरेक्ट। हम बताएं सही से, तो 3 स्विच देखे होंगे आपने, मतलब 3 प्लग वाला ये स्विच ऐसा देखा होगा, कोई ऐसा स्विच होता है, आप मतलब ऐसा छोटा सा, फिर यहां छोटा सा, फिर यहां छोटा सा, ये कुछ इस तरह का स्विच होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ये होता है अर्थिंग का,
अर्थिंग का होता है। इसमें राइट साइड जो होती है वो लाइव की होती है, लाइव की होती है, या फिर बोल सकते हो फेज वायर आता है इसमें, और लेफ्ट साइड में जो आता है वो न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल आता है। तो इस तरह से जो 3 प्लग वाले स्विच होते हैं, जैसे प्रेस चलाते हैं, मशीन कोई चला रहे हो, जैसे मान लो मोटर जनरेटर चला रहे हो, ये सब जब चलते हैं तो उस केस में क्या होता है, इस तरह का स्विच इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के स्विच में आप ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में यहां पर ग्राउंड भेजा जाता है, अर्थिंग को भेजा जाता है, अर्थ वायर भेजते हैं, राइट साइड में फेज जोड़ा जाता है और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल जोड़ा जाता है। इसका रंग पूछ सकते हैं तो बता देना, इसका रंग हरा होता है। ठीक है, और ये नीले रंग का होता है। न्यूट्रल कितना होता है, नीले रंग का होता है, तो न्यूट्रल जो होगा वो नीला होता है। ठीक है, जनरली, और जो लाइव होता है वो लाल होता है, लाल होता है। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, अब यहां से कनेक्शन हुआ, यहां तक गए, अब यहां पर कनेक्शन किया तो देखो एक में हमने जोड़ दिया है इस न्यूट्रल वाले को, जो कि यहां से पास करके गया, यहां पर ऊपर से एक लाइव ले आए और नीचे से यहां से ग्राउंड का भी एक कनेक्शन डाल दिया इसके अंदर, मतलब एक सेफ स्विच बन गया। अब इसमें मान लो हमने लगा दिया प्रेस, तो प्रेस लगाएंगे तो उसमें 3 स्विच होते हैं ना, ऊपर 2 नीचे 1, तो 30 स्विच लगाएंगे जैसे ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मान लो टीवी लगाना है, लगा दिया, यहां से कंप्यूटर लगाना है चार्ज करने वाला, तो चार्जर लगा दिया, चार्ज कर रहे हैं आराम से, जितने भी उपकरण है वो चलते रहेंगे। तो घर के अंदर जो वायरिंग की जाती है कुछ इस तरह से वायरिंग की जाती है। यहां पर याद रखेंगे समांतर क्रम में वायरिंग की जाएगी, और समांतर क्रम में वायरिंग में खास बात होती, वोल्टेज समान रहता है सबके सिरों पर, लेकिन सब में धारा की अलग अलग आवश्यकता होती है, तो अलग अलग धारा की आवश्यकता होने की वजह से समांतर क्रम संयोजन में धारा बढ़ जाती है, तो उसी धारा पर काम करते हैं जिसको जितनी धारा चाहिए होती। उम्मीद करते हैं कि यहां पर घरेलू विद्युत परिपथ कैसे बनाना है वो समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए सबसे पहले कि खंबे से लाइट आई आपके घर में, ठीक है, खंबे से लाइट आपके घर में आई, घर में मीटर लगा होता है, तो मीटर से पहले लगा एक स्विच लगाना चाहिए तो आपको लगा सकते हैं, या मीटर के बाद जहां से सारे कनेक्शन कर रहे हैं आप उस बॉक्स के अंदर जितने भी कनेक्शन कीजिए उसमें सब में लाइव के साथ स्विच लगा दीजिए, फ्यूज लगा दीजिए, स्विच भी लगा दीजिए, ताकि जब कोई फॉल्ट हो तो फ्यूज पिघल जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, बाकी चलता रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, यहां से एक लाइव भेज दिया, फेज वाला भेज दिया, और एक न्यूट्रल वाला भेज दिया, उदासीन वाला। न्यूट्रल का कनेक्शन नीचे से इधर से जा रहा है, लाइव का कनेक्शन ऊपर आ रहा है, तो इसके 3 पॉइंट दिख रहे होंगे ना, तो एक में किया जाता है कनेक्शन लाइव का, एक में न्यूट्रल जाता है, तीसरा वाला जो सबसे बड़ा वाला स्लॉट्स होता है उसमें अर्थिंग की जाती है। यहां पर ये देखो अर्थिंग है, अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग आखिर क्यों की जाती है, तो उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई उपकरण चल रहा है, वो उपकरण का जो बाहरी परत है वो मान लो धातु की बनी हुई है, जैसे मान लो बाहरी परत है धातु की बनी हुई है, तो उसमें अगर मान लो कहीं से भी लाइव टच कर रहा होगा तो उसके अंदर करंट जाने लगती है। लेकिन अगर उसका कनेक्शन ग्राउंड के साथ होता है तो ग्राउंड के साथ कनेक्शन होने की वजह से ग्राउंड हमेशा 0 विभव पर रहता है, तो उसका विभव 0 करवा देता है, और यहां पर झटका लगने से बच जाता है, लगने से बच जाता है, बच जाता है। यह होता है कनेक्शन। घरेलू विद्युत परिपथ में इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज समझ में आई होगी। यहां पर जो एनर्जी मीटर लगा है वो हमें बताता है कि कितना बिल खर्चा किया आपने। ठीक है, KWH में लिखा जाता है, KWH को यूनिट भी कहते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें सब याद होंगी, विद्युत धारा में पढ़ी थी, यूनिट भी कहा जाता है। तो यूनिट की संख्या ये बताता है, और पर यूनिट के हिसाब से कुछ बिल होता है, उसी के हिसाब से बिल आता है। यहां पर मेन स्विच लगा होता है जहां से घर के सारे कनेक्शन किए जाते हैं। घर में कनेक्शन जो होते हैं वो किसमें होते हैं, पैरेलल में, समांतर क्रम में किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आई होगी। और 3 जो स्विच लगे होते हैं उसमें कौन सी क्या चीज होती है वो सारी बातें यहां लिखी है। आगे आओ, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, तो अभी पढ़ा अर्थिंग होती है। तो वैद्युत झटके से बचने के लिए धातु का आवरण युक्त उपकरणों, मतलब क्या है, अगर हमें झटके से बचना है, शॉक लगने से बचना है, कि मतलब करंट मार रहा है, शॉक लग रहा है, तो शॉक से बचने के लिए धातु के आवरण युक्त उपकरणों, ऐसे उपकरण जिनका जो आवरण है, बाहरी जो परत है वो अगर धातु की बनी है तो उनको भूयोजन कर दिया जाता है, मतलब उनको जमीन से जोड़ दिया जाता है, जिससे घरों में वायरिंग में हरे रंग का होता है, उदासीन तार होता है। तो इसका मतलब ये होता है, उदासीन होता मतलब इसमें कुछ आवेश आवेश नहीं चलता, तो हरे रंग का। और अगर मान लो किसी केस में
लाइव से कुछ ना कुछ कनेक्शन आ गए, मतलब धारा आ गई, तो उसको ग्राउंड में भेज देता है, ये काम करता है। तो अगर एक्स्ट्रा आवेश आ गया धातु के उपकरण के ऊपर बाहरी सतह पर, तो इसको भेज देता है ग्राउंड में। तो याद रखेंगे भूयोजन को अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग, अर्थिंग, अर्थिंग हरे रंग का तार होता है, हरे रंग का तार होता है। धातु आवरण में करंट लगने से बचाता है या शॉक लगने से बचाता है, शॉक लगने से बचाता है, लगने से बचाता है, बचाता है, याद रहेगा। तो जब कभी भी मान लो कोई उपकरण है, कोई उपकरण है, उसका बाहरी जैकेट लगा हुआ है धातु का, जैसे जनरेटर और मोटर, मोटर घर का मोटर होता है, घर के मोटर के जो बाहरी जैकेट होता है वो कैसा होता है, वो धातु का बना होता है। और अगर मान लो किसी वजह से फॉल्ट हुआ तो उसमें पूरे में करंट फैल जाएगी। अगर आपने उसे ग्राउंड कर रखा तो आपको झटका नहीं लगेगा अगर आप उसे छुएंगे तो, और अगर ग्राउंड नहीं किया गया होगा तो आपको बहुत तेजी से करंट लगेगा। तो उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। लघुपतन क्या होता है, तो परिपथ में धारा बढ़ जाने के कारण फ्यूज जल जाता है और परिपथ भंग हो जाता है। तो लघुपतन क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पर, यहां से लाइव आया और यहां से न्यूट्रल आया, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पर कोई उपकरण लगा है, इसमें हमने कनेक्शन डाला, एक ऊपर से इधर कनेक्शन डाल दिया लाइव का और एक कनेक्शन डाल दिया न्यूट्रल का, दो कनेक्शन डाल दिए, ठीक है। फिर आगे यहां पर मान लो एक फ्यूज लगा है, फ्यूज लगा है, मान लो यहां एक, यहां पर एक फ्यूज लगा है, ऐसा है। तो अब ये देखो, मान लो इसके अंदर धारा का मान बढ़ने लगे, धारा का मान बढ़ने लगे, तो धारा का मान जैसे जैसे बढ़ने लगेगा तो इसमें जो फ्यूज होगा उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी तो बढ़ेगी, और उत्पन्न ऊष्मा बढ़ेगी तो ये क्या होगा, फ्यूज गल जाएगा। और जैसे फ्यूज गलेगा यहां से कनेक्शन खत्म, इस स्विच के अंदर लाइव में करंट जाना बंद कर देगी, करंट जाना बंद कर देगी। और करंट अगर एक बार जाना बंद कर देगी तो यहां पर जो भी उपकरण लगा होगा काम करना बंद कर देगा। चार्जिंग लगी होगी तो चार्जिंग रुक जाएगी, ठीक। इस तरह से हम लघुपतन कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से हम रोक सकते हैं चीजों को फ्यूज लगाकर। फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, वैसे एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि ये टिन, यहां पर ये टिन लिखा हुआ है, तथा शीशे से मिलकर के बना होता है, मिश्र धातु होता है, गलनांक कम होता है। गलनांक कितना होता है तो अभी बताया, गलनांक होता है लगभग में 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और अत्यधिक धारा जाने पर गल जाता है, गल जाता है। और उपकरण सुरक्षित रहता है, उपकरण सुरक्षित रहते हैं, उपकरण सुरक्षित रहते हैं, मतलब ये गल जाएगा तो उपकरण सुरक्षित रहेंगे क्योंकि आगे धारा जा नहीं पाएगी, उपकरण खराब नहीं होंगे, ठीक। ओवरलोडिंग आखिर क्या होती है, तो ओवरलोडिंग में अभी हमने देखा यहां पर एक लाइव आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है। मान लो कनेक्शन आपने इस तरह से कर दिए, आपने कहा कि यहां पर एक स्विच लगा है, एक दूसरा स्विच यहां लगा, एक तीसरा स्विच यहां लगा है, ये कनेक्शन आपने ऐसे डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। और इसके कनेक्शन आपने ऐसे यहां से भेज दिए, ठीक है, लाइव और न्यूट्रल भेज दिए, पैरेलल में है, ठीक है। तो यहां पर ये लाइव आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है, तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े हैं, अगर इन सबको एक साथ चला दिया जाए, अगर इन सबको एक साथ चला दिया जाए, तो अगर इन सबको एक साथ चला दिया जाएगा तो ये परिपथ से ज्यादा धारा लेने लगेंगे, परिपथ से धारा ज्यादा लेने लगेंगे। और परिपथ से धारा जब ज्यादा लेंगे तो हम जानते हैं उष्मा का नुकसान होता है, I2RT, याद होगा, क्यू बराबर फार्मूला पढ़ा था। तो अगर ये उष्मा पर सेकंड ये लेने लगेंगे, ये उष्मा लेंगे, तो अगर उष्मा लेंगे तो उस केस में क्या होगा, अत्यधिक उष्मा होने के कारण उष्मा अधिक उत्पन्न हो जाती, जिससे आग उत्पन्न कर सकती है। तो यहां पर क्या हुआ, जब भी समांतर क्रम में वायरिंग की जाती है तो समांतर क्रम में जब धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, सभी उपकरण अगर एक साथ चला दिए जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उत्पन्न उष्मा का मान बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, परिपथ के अंदर आग लग सकती है। इसको बोला जाता है ओवरलोडिंग, अतिभारण, ठीक है। ये हो गया फ्यूज। यहां पर विद्युत खतरों के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो विद्युत खतरों के कारण यहां पर लिखे गए, एक एक बार और पढ़ लेते हैं फटाफट बस। सबसे पहला है, यदि उपकरण से जुड़े
तारों का संबंध ढीला हो, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं तार घर पे वायरिंग की ही होगी, तो मान लीजिए कि आप कोई तार टूटा हुआ उस तार को लगाया और आपने उसे ढीला रख दिया, तो अगर तार ढीला होता है तो तारों में आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि जब आप कनेक्शन करते हैं, तार के ऊपर तार रखते हैं ना लाइव वाला, तो क्या होता है, चिंगारी जैसा बनता है। अगर वो कनेक्शन ढीला है तो वो आग लग सकती है। ठीक है, ये खतरा होता है। दूसरा, यदि स्विच की संरचना में दोष हो, अभी देखो स्विच ऐसा देखा, स्विच कैसा देखा, इस तरह का स्विच होता है। अगर ये लाइव इधर आ जाए या इधर चला जाए, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या है, स्विच की संरचना में दोष हो तथा स्विच के तारों का संबंध दोष युक्त हो। जैसे देखो यहां पर है, ये क्या है, देखो यहां पर देख रहे होंगे कि स्विच का कनेक्शन गड़बड़ था, ये ऐसा था, दोष युक्त था, स्विच में आग लग सकती तथा उपकरण की जलने की संभावना होती। स्विच में ही देखो आग लग गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, स्विच का कनेक्शन या कुछ स्विच का संयोजन सही नहीं है, नहीं है। सही होगा तो आग नहीं लगेगी। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कनेक्शन किया, कनेक्शन टाइट कर दिया, ठीक है, कनेक्शन टाइट कर दिया, उसके ऊपर यहां पर दुर्घटना के कारण, खतरों के कारण हो सकते हैं कि मान लो आपने तार जोड़ा, तार के ऊपर टेप लगाना भूल गए, या टेप लगा, टेप ढीला लगा है, गलती से उसे आपने पकड़ लिया, तो वहां खतरा बना रहता है। तो अगर टेप ढीला रह जाता है, जैसे देखो ढीला ढीला टेप लपेटा गया है, तार बाहर निकले जा रहे हैं, यहां पर जो तार है बाहर का, उसके अंदर का तार, उसके आवरण दिख रहा है, पूरा का पूरा बाहर निकला हुआ, तो इस तरह का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरी तरह से पहले क्या करना है, उनको टाइटली जोड़ना है। टाइटली जोड़ने के बाद में उनके ऊपर अच्छे से टेप लगा देना है, जिससे कि क्या हो, स्पार्किंग ना हो। स्पार्किंग नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, ध्यान रखना इस तरह से। ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं, विद्युत खतरों से बचने के उपाय क्या होते हैं। तो जो चीजें हैं उनको ठीक ठीक कर लो। जैसे पहला ये है, उच्च कोटि का परिपथ में प्रयुक्त तार उच्च कोटि का होना चाहिए, रद्दी तार ना हो बिल्कुल एकदम से, कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध लगाया, उत्पन्न ऊष्मा बढ़ गई और जल गया, खत्म, ऐसा ना होना चाहिए, रद्दी ना हो एकदम। उसके ऊपर विद्युतरोधी पदार्थ का आवरण ठीक प्रकार से लगा हो, ऐसा नहीं कि मार्केट से लेकर के आए तार में ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है, जो ऊपर जैकेट लगी होती है, कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, परिपथ में जुड़े सभी अवयवों के टर्मिनल का संयोजन अच्छे तार से करना चाहिए। देखो जैसे यहां पर है, यहां से हमें सप्लाई लेनी थी तो हमने यहां पर कनेक्शन ठीक से किया और बाहर से सप्लाई ले लिया। ठीक है, जैसे यहां पर देखो इधर से इधर कनेक्शन जा रहा, सप्लाई यहां से ठीक से जोड़ी गई है। तो क्या है, संयोजन अच्छे से होने चाहिए। यदि तारों को आपस में जोड़ा जाए तो उन पर विद्युतरोधी टेप ठीक तरह से लगी होनी चाहिए। टेप इस तरह से लगी होनी चाहिए कि कहीं पर भी उसके अंदर वाला भाग दिखने ना पाए, तब हम सुरक्षित रह सकते हैं। यहां पर इस तरह का ना हो कि अंदर वाला भाग भी यहां देखो दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेप इस तरह से ठीक से लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से बचा जा सकता है। आगे है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या क्या चीजें, फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले अभी हमने देखा कि अगर कोई मान लो चालक तार है, धारावाही चालक तार, अगर उसको क्षेत्र में रख देते तो उसके ऊपर बल काम करता है। फार्मूला लिखा IBL sin थीटा, अभी लिखा ना, तो IBL sin थीटा, वही सिद्धांत यहां पर काम करता है। सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत यह है विद्युत मोटर का सिद्धांत, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल कार्य करता है। यह है इसका सिद्धांत। अब आओ देखो बल कार्य आखिर कैसे करता है। इससे कुछ अवयव होते हैं जो यहां पर लिखे, अभी एक एक करके सारे लिख देंगे। आर्मेचर कुंडली होती है, तो यहां पर आर्मेचर कुंडली, आखिर आर्मेचर कुंडली क्या होती है। तो तार ले लो, कुछ ऐसे तार ले लेते हैं, मान लो इस तरह का कोई तार ले लिया, तार का एक घेरा बना दिया, उस घेरे को घुमा रहे हैं आराम से, बढ़िया। ठीक है, और घूमेगा कैसे, वो बात है। तो यहां पर जो ये ABCD दे रखी है, ये ABCD, इसी को आर्मेचर कुंडली बोला जाता है। दूसरा होता है यहां पर क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्यों लगाए जाते हैं, तो B उत्पन्न करने के लिए,
बी उत्पन्न करने के लिए इनको लगा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर विभक्त वलय क्यों लगे होते हैं, कार्बन ब्रश क्यों लगे होते हैं, वो सब जानते। पहले यहां आओ, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई कुंडली है, कुंडली इस तरह की कोई कुंडली है, ठीक है। इसको चुंबकीय क्षेत्र में आपने मान लो इस तरह से रख दिया, इस तरह से रख दिया, बेसिकली रखा इस तरह से गया है, ऐसे रखा गया है, और इसमें आपने कनेक्शन किया है कि इधर से धारा जाएगी, इधर से धारा जाएगी, तो इसमें धारा इधर से अंदर की तरफ जाएगी, इस वाले में धारा इधर से इधर की तरफ जाएगी, इस वाले में धारा इधर से इधर की तरफ आएगी, फाइनली धारा इधर से इधर आएगी और वापस चली जाएगी धारा इसमें, इसी तरह से होगा, ठीक है। आओ बताते हैं क्या हो रहा है। ऐसे रखा गया इसमें, अभी देखा इसमें धारा अंदर की तरफ जा रही है ना, इसमें धारा अंदर की तरफ जा रही, तो इसमें धारा अंदर जाएगी, तो इसमें धारा इधर जाएगी, इस वाले में धारा इधर जाएगी, फाइनली इधर आकर के नीचे चली जाएगी। अब हमें देखना है कि इन पर बल किधर की तरफ लगेंगे आखिर, तो धारा देखो इधर की तरफ जा रही है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ, लगाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऐसे लगता है, तो ये है बी की दिशा में, ये बी की दिशा में, ये आई की दिशा में, तब ये एफ होता है। तो कैसे लगा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है, एन से एस की तरफ होता है ना, तो ये तो बी की दिशा में कर दिया हमने, ये वाली उंगली कहां होनी चाहिए, धारा की दिशा में, तो धारा देखो इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो इसको हमने धारा की दिशा में इस तरह से कर दिया, इस तरह से कर दिया, देखो यहां से दिख रहा होगा ना, ये है बी की दिशा में, ये है धारा की दिशा में, और अंगूठा कहां जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, सही है। इधर वाले में क्या होगा फिर, इधर वाले में तो धारा बाहर निकल रही है, आप लोगों की तरफ आ रही है, तो धारा आ रही है आप लोगों की तरफ, बी कहां है, बी है अंदर की तरफ, देखो ऐसा है ना, इस तरह से धारा आ रही है आप लोगों की तरफ, तो बड़ी वाली उंगली आप लोगों की तरफ है, ये बी है राइट साइड में उधर की तरफ, अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इस पर जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। इस वाले पर आखिर बल कहां लगेगा, तो इस वाले पर बल कहां लगेगा, धारा इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे देखो बी उधर की तरफ है, धारा की दिशा भी उधर ही की तरफ है, तो इस पर बल की दिशा कैसे निकालोगे, F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है कि नहीं, थीटा होता है, तो L देखो इधर से इधर की तरफ L है, ठीक है, और इसमें हम किसके किसके बीच का B का कोण लेते हैं, तो L भी इधर B भी इधर, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा F वो 0 लगेगा, इधर वाले पर जो बल लगेगा इन भुजाओं पर तो वो 0 लगेगा। इसका मतलब हमारे पास ये पता चल गया कि अगर इस तरह से ये है तो इस पे बल इस वाली भुजा पर लगेगा, इस वाली भुजा पर लगेगा, तो अगर देखा जाए तो इस पर दो बल लग रहे हैं, इस वाले पर बल नीचे की तरफ लग रहा है मार्कर की दिशा में, इस वाले पर बल ऊपर की तरफ लग रहा है ना। अब बताओ बल की जो बिंदु है लगने वाले, क्या वो एक ही बिंदु है, नहीं है, तो क्या होगा, बल का युग्म बनेगा, दोनों बल इसे घुमा देंगे ऐसे, समझ आया। यहां पर देखो इस वाले पर कहा बल नीचे की तरफ, इस वाली भुजा पर कहा बल ऊपर की तरफ, तो अगर एक बल नीचे की तरफ और एक बल इस तरह से ऊपर की तरफ है तो होगा क्या, ये वाला पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा, होगा ना, तो ये पूरा का पूरा इस बैटरी की मदद से घूम जाता है। ये उम्मीद करते हैं कि बना जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब घूमता कैसे, उसके लिए हमें पूरी कार्यविधि पढ़नी है, लेकिन यहां पर जो बना था उस पर बल कैसे काम कर रहा था वो बता दिया। एक एक करके आओ लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है कि आर्मेचर कुंडली क्या होती है, तो ये होती है तांबे की विद्युत रोधी तारों को आयताकार फ्रेम पर लपेटकर बनाया जाता है। चित्र में ABCD आर्मेचर कुंडली याद रहेगा, बिल्कुल सही। क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं, बी उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र चुंबक लगाए जाते हैं, क्षेत्र चुंबक N तथा S प्रयोग किए जाते हैं। ये हो गया। अगला पॉइंट, विभक्त वलय आखिर क्या होती हैं, विभक्त वलय का काम क्या होता है, तो विभक्त वलय का काम बताते हैं क्या होता है, समझो पहले फिर बताते हैं काम क्या होता है।
अभी यहां देखा, इस वाले पर बल नीचे लग रहा था, इस वाले पर बल ऊपर लग रहा था। बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ हमें, यहां पर जो दोनों भुजाएं निकली हुई, इधर निकला भाग है, भुजाएं निकली हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इधर जो भुजा निकली, इधर जो भुजा निकली है, वो बैटरी के साथ जुड़ी है। इस समय ये धन पर, ये ऋण पर है। अब ये बताओ, मान लो ये नीचे की तरफ बल लगा रहा है, लगा ही रहा है, और ये ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। अगर मान लो हम इसे घुमा दें ऐसे, इस तरह से, तो ये वाला जो मार्कर वाला बल होगा ऊपर आ जाएगा, और यहां जो उंगली वाला बल होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इधर वाली भुजा पहले धन थी, इधर वाली भुजा पहले ऋण थी। अब ये देखो ऋण हो गई, अब ये धन हो गई। ऐसे था ना, इस तरह से था, पूरा ऐसे रखा था। इसको तुमने क्या किया है, एक चक्कर घुमा दिया है, तो ये पूरा का पूरा एक चक्कर घूम के इस तरह से आ गया है। तो पहले देखो, इसमें धनात्मक सप्लाई जा रही थी, तो इधर से इधर अंदर की तरफ धारा जा रही थी, बल नीचे लगा। इधर से धारा निकल रही थी, तो बल ऊपर की तरफ लगा। ठीक है, ये बल ऊपर की तरफ लग रहा, हाँ बल ऊपर की तरफ लग रहा। तो इस तरह घुमा दो, चाहे इस तरह, बल पता चलेगा तब घुमा सकते हैं। इसमें बल नीचे की तरफ लग रहा, तो इस वाले में बल नीचे की तरफ लग रहा था इस तरह से, और इसमें ऊपर की तरफ। ये पूरा एक चक्कर ऐसे घूम गया। तो जैसे पूरा एक चक्कर घूमेगा ये, तो ये वाला बल ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, आएगा, आना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी तो बताओ, जब ये वाली भुजा पलट करके इसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो बल की दिशा नहीं बदलेगी? सोच के देखो। मान लो हमने कहा कि ऐसे लग रहा है बल, इस पर लग रहा नीचे की तरफ, इस पर बल लग रहा ऊपर की तरफ। तो क्या हुआ, अभी ये धन है ना, अभी ये धन है। तो अभी अगर ये धन है, किसी समय पर मान लेते हैं ये धन है और ये वाला ऋण है, ठीक है, अभी इस समय पर, और इसको मान लो घुमा दिया गया, तो उधर से ऊपर से घूमेगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा। तो इधर वाला अब ऋण हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला अब धन हो जाएगा। तो अगर ये ऋण होगा, तो सोच के बताओ, जैसे ये ऋण होगा, इसका मतलब धारा ऊपर जाने की बजाय ऊपर से इधर आने लगेगी, इसमें इधर निकलने की बजाय धारा अंदर की तरफ जाने लगेगी, होगा ना? क्या बल नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। तो इस वाले की जो नीचे की तरफ धारा आएगी, इसके ऊपर कारण जो बल लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, उधर वाला जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ बल लगने लगेगा। मतलब क्या है, पहले हमारे पास ऐसा था, ठीक है, इस वाले पर बल नीचे लग रहा था मार्कर की दिशा में, इस वाले पर उंगली की दिशा में ऊपर लग रहा था। एक चक्कर पूरा कर दिया आपने, तो इस तरह से बल हो जाने चाहिए थे। लेकिन दिक्कत है, ये वाली भुजा उसके पास चली गई, वो इसके पास चली आई। तो अब बल की दिशा इस तरह से कैसी होगी, तो इधर वाला ऋण बन गया, तो इसमें धारा बाहर निकलेगी, तो इस पर बल इधर की तरफ लगेगा, और इस पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। मतलब पूरा चक्कर घूमने नहीं देगा। वो चक्कर पूरा हो, इसके लिए इन भुजाओं को हम यहां पर विभक्त वलय के साथ जोड़ देते हैं। ये क्या है, विभक्त वलय है, विभक्त वलय है। इनको बोला जाता है स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स बोला जाता है। अच्छा ठीक है, मतलब क्या है कि जितनी आधे चक्कर में इसमें धारा अंदर की तरफ और आधे चक्कर में इसमें धारा बाहर की तरफ आएगी, तो लगने वाले बल की दिशा बदलेगी और लगातार चक्कर होंगे, लगातार चक्कर होंगे। वैसे ये तो ऐसे घूम रहा, तो ऐसे लगातार चक्कर में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो इस स्रोत का भी काम पता चल गया कि इसके अंदर धारा प्रवाहित करना है, और विभक्त वलय का काम होता है इनके ऊपर लगने वाले बल की दिशा निरंतर बदलते रहना, जिससे कुंडली लगातार घूमती रहे। याद रहेगा? चलो बढ़िया। तो यहां पर क्या हो गया, ये लिख सकते हैं विभक्त वलय का काम क्या होता है। तो विभक्त वलय का काम होता है कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित करना, धारा की दिशा परिवर्तित करना। तो कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित करना तथा कुंडली को लगातार घुमाना, ठीक है। और घुमाने के लिए यहां पर क्या होते हैं, कार्बन के ब्रश लगे होते हैं। यहां किनारे पर देखो, ये वाले जो किनारे पर हैं, ये एक मिनट ब्लैक से देखो, यहां पर ये ब्रश लगे होते हैं, ये छोटे छोटे ब्रश लगे होते हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रश लगा होता है। ये ब्रश आखिर करते क्या है, तो ये ब्रश सिर्फ जो लगी है विभक्त वलय उनको टच करते रहते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे है,
विभक्त वलय इसके छल्ले लगे किनारे किनारे, तो छल्लों से सटे होते हैं ये कार्बन के ब्रश, और ये लगातार धारा देते रहते हैं, ठीक है। और ये घूमता रहता है पूरा, तो घूमता रहेगा पूरा और धारा ये लगातार इसे देते रहेंगे, ठीक। तो यहां पर हमने देख लिया कि कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, कुंडली में धारा, कुंडली में या विभक्त वलय में धारा प्रवाह के लिए कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। बैटरी का काम क्या होता है, धारा प्रवाहित करना, धारा प्रवाहित करना, जिससे बल निरंतर काम करे, निरंतर काम करे। याद रखना इसे आप लोग, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कार्यविधि की, कार्यविधि की बात करते हैं। तो कार्यविधि में सब कुछ अपना बनाया हुआ होगा। आओ देखो, यहां पर मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि कुछ ऐसा, यहां पर आपने कहा ये N सिरा है, ये S है, इसके अंदर एक कुंडली है, ये कुंडली है, ये ऐसी, ये कुंडली है। इस कुंडली में यहां पर हमने विभक्त वलय जोड़ रखे हैं, ये विभक्त वलय जोड़ रखे हैं कुछ इस तरह के, जैसे यहां पर दिए गए थे, ये विभक्त वलय जोड़ रखे हैं, ठीक है। ये विभक्त वलय, या फिर इनको कुछ ऐसा बना लो, ज्यादा अच्छे लगेंगे, ये ऐसे, और इधर वाला जो बन जाएगा वो भी ऐसा बनेगा, एक मिनट, ऐसे, और इसके अंदर मान लो हमने ऐसा कुछ बना दिया, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद कार्बन के ब्रश लगे होते हैं, तो कार्बन के ब्रश लगा दो छोटे से, ये एक, दूसरा ये एक, उसके बाद बैटरी जोड़ दो, बैटरी जोड़ दिया गया, ठीक। यहां पर ये वाला जो कार्बन का ब्रश है मान लो V1 है, ये दूसरा वाला कार्बन का ब्रश है जो कि V2 है। यहां पर मान लेते हैं ये S1 है, या फिर S2 मान लो, ये S2 है, ये S1 है। S1 S2 क्या है, विभक्त वलय है, विभक्त वलय है। तो पेपर में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, बढ़िया है। तो सबसे पहले हमें यह बताओ कि इस समय पर धारा इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, तो इस पर बल कहां लगेगा, इस जो FAB पर बल होगा वो कहां की तरफ लगेगा, तो FAB पर बल लगेगा, FBI से लगा सकते हैं। B इधर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ बल लगेगा, तो FAB क्या होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। और FCD के ऊपर जो बल लगेगा वो किधर की तरफ होगा, तो इस पर बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, बढ़िया है। तो अंदर की तरफ लगने वाला बल, बाहर की तरफ लगने वाला बल बराबर होंगे और इसे घुमा देंगे। और जैसे ही एक चक्कर घूमेगा, पूरा एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर जैसे ही ये घूमेगा, तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, यहां प्लस माइनस V। जैसे एक चक्कर घूम जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि अपना देखो इस तरह से है, ऐसे घूमेगा ना ये, तो ऐसे है, बताते चलते हैं, सुनना ध्यान से। ये ऐसे है इस समय पर, और फिर इसको घुमा दिया गया, कुछ ऐसे हो गया, तो ऐसे जैसे ही होगा ये, कुंडली को हम दोबारा बनाते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर नजर आए। ये ऐसा, तो जैसे ये वाली भुजा चली आएगी, D इधर चले आएगा, C इधर आ जाएगा, B यहां चला जाएगा, A यहां चला जाएगा। अब ये बता रहा ध्यान से देख करके, बल वैसे ही लगे तभी घूमती रहेगी ये लगातार। तो एक बात ये देखो, ये वाला जो ये स्लिप रिंग जो है, ये स्लिप रिंग जो विभक्त वलय है, स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसे, जो ये विभक्त वलय है, ये भी आदान प्रदान तो हो जाएंगी। देखिए ऐसा मान लीजिए कोई छल्ला है, बताते हैं, ऐसा कोई छल्ला है, ये कोई छल्ला है, मान लो बीच से कटा हो, और इसके ऊपर ये जो कुंडली है, इसके ये पैर इसके ऊपर है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर ये नहीं होती, जहां पर हमने पकड़ रखा है, तो आधे चक्कर में यहां पर मान लो ये रखी गई, घूमना शुरू करती, तो यहां से चलना शुरू करती, देखते जाना, यहां चलना शुरू करती, घूमते 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 यहां तक आती,
और उसके बाद यहां पर है ही नहीं है छल्ला, कनेक्शन छूट जाता, फिर उसके बाद इसके ऊपर घूमने लगती है। तो बताओ यहां से यहां तक जब तक घूमेगी तब तक AB के ऊपर जो बल काम करेगा वो एक ही दिशा में काम करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बीच में है नहीं छल्ला, तो बीच में छल्ला है नहीं, तो दूसरी तरफ जैसे ही जाएगा तो उस पर कैसा होगा, तो उसमें तुरंत निगेटिव धारा बहने लगेगी। तो जैसे धारा इसमें नीचे से ऊपर जा रही थी, तुरंत धारा ऊपर से नीचे आने लगेगी। तो आधे चक्र के बाद, आधे चक्र के बाद ऐसा होगा, इसमें नीचे धारा बन जाएगी और इसमें धारा बन जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन एक बढ़िया बात यह है कि जैसे ये धारा इस तरह से बनेगी, अगर ये विभक्त वाले नहीं लगे होते तो धारा ऐसे बन जाती, I ऐसे बन जाता, I ऐसे बन जाता, और इसके ऊपर बल लगने लगता बाहर की तरफ, इसके ऊपर बल लगने लगता अंदर की तरफ। घुमाया था आप लोगों ने पहले इसे इस तरह से इस तरफ, लेकिन अब दोबारा से ऐसे से फिर ऐसे घूम जाता। तो क्या फायदा, ऐसे घूमने, ऐसे फिर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। लगातार घूमना चाहिए। तो लगातार घूमने में एक देखो फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आधे चक्कर के बाद में जैसे ही आधा चक्कर हुआ, S1 चला, S1 पर आ गया ये वाला, मतलब AB वाला सिरा, और S2 पर आ गया CD वाला सिरा। तो इसमें फिर से धारा शुरू हो गई बहना। तो इसमें ये जो यहां पर विभक्त वाले लगे हैं, यहां पर ये जो विभक्त वाले लगे हैं ये वाले, इसमें दोबारा से यहां पर ये धन पर चला गया, ये कार्बन के ब्रश है, यहां पर ये धन पर चला गया फिर से, और ये ऋण पर चला गया फिर से। तो इसमें फिर से धारा ऊपर की तरफ गई, इसमें फिर से धारा नीचे की तरफ आई। अब ये बताओ इस पर बल जैसा पहले था वैसा लगेगा कि नहीं? हाँ ठीक है, तो इस पर बल फिर से ऐसे लगेगा। तो इसको यहां लिख देते हैं, FCD पर जो बल लगेगा वो अंदर की ओर होगा, और FAB पर जो बल लगेगा अब वो बाहर की ओर होगा। अब हमें बताना ध्यान से, यहां पर देखो इधर पेज है ना ये, तो जिधर पेज है खाली है उधर मान लेते हैं वो CD है, और जिधर ये बंद है, बाइंडिंग कर रखी है, उधर क्या है, वो है AB। तो हमने कहा कि ऐसे रखा था, इसको ऐसे घुमा दिया गया, बहुत अच्छा। लेकिन जब ये ऐसा होगा तो धारा की दिशा देखो बदल गई, तो धारा की दिशा जैसे बदलेगी फिर से घूम जाएगा ऐसा, और फिर विभक्त वाले धारा की दिशा बदलेंगे, फिर घूम जाएगा ऐसा, और फिर घूम जाएगा ऐसा, लगातार इस तरह से घूमता रहेगा। ये समझ आया? कार्यविधि इस तरह से काम करती है। तो क्या हुआ, आधे में ऐसा था, आधे में फिर वैसा होगा, उसके बाद दोबारा से जब ये वापस आएगा, वापस से ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। मान लो यहां A आ गया, यहां B आ गया, यहां C, यहां D आ गया, तो विभक्त वाले क्या करते हैं, इसमें धारा ऊपर की तरफ, इसमें धारा फिर नीचे की तरफ ले आते हैं, जिसकी वजह से इन पर बल जैसा पहले लग रहा था वही बल लगता रहता है, और इसके कारण इसमें लगातार रोटेशन होता है, लगातार घूर्णन होता रहता है, और ये लगातार घूमेगा, लगातार घूमता रहता है, तो पंखा चलता रहता है, जिसकी वजह से पानी नीचे से निकलता है। ठीक, मोटर इस तरह से काम करता है। तो कार्यविधि मोटर की आई थिंक समझ में आई होगी। बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल में इसको समझ तो लिया है, लिखने के लिए क्या करना होगा, तो पहले क्या करते हैं, माना कि यहां पर सबसे पहले ABCD एक कुंडली है जिसको हमने एक स्रोत से जोड़ रखा, AB में धारा ऊपर की तरफ, CD में धारा नीचे की तरफ आ रही, तो इसमें घूमने का जो गुण है तो वो कैसा घूमेगा, ये चाहता है कि CD इधर चला है, AB उधर चला जाए, तो ऐसे घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे समझ लो ना। ये मान लेते हैं अच्छा है इसकी, तो ये कैसे घूमेगा, तो ये ऐसे घूमने वाला है, ऐसे इधर से इधर की तरफ फ्लिप करने वाला है, तो इधर से इधर की तरफ फ्लिप करेगा, धारा की दिशा ये लोग बदल लेंगे तुरंत। देखो ये है छल्ले, अभी देखा ना, छल्ले के ऊपर चलती हैं ये टांगे, इसकी जो ये कुंडली है ना, कुंडली की टांगे छल्ले के ऊपर चलती हैं। छल्ला क्या होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, बीच में कटा होता है। तो जैसे यहां पर कटा दिख रहा होगा वैसे इधर भी कटा रहता है। तो जब तक ये इसके ऊपर चलेंगी, इसके ऊपर जब तक ये चलती हैं तब तक धन रहती हैं, और इसके ऊपर चलती है ऋण हो जाती हैं। तो धारा की दिशा बदलेगी तो लगने वाले बल की दिशा बदलेगी ना, तो बल की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसकी वजह से जो घूर्णन होता है एक ही दिशा में होता रहता है, और मोटर इस तरह से लगातार चलता रहता है। उम्मीद करते हैं मोटर की कार्यविधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी इसके जो मुख्य भाग हैं वो यहां पर लिखे गए, इनको लिख लेना। आप फिगर बनाना होगा तो ये बना सकते हो, अदरवाइज ये फिगर भी अच्छा लग रहा है। आगे है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है उससे पहले देखो, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर परिभाषा लिख दें, पहले परिभाषा लिख देते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत
किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ऐसे लिख लो, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास कोई पृष्ठ है, ऐसा ये कोई पृष्ठ है, ऐसे रखा गया है, जैसे अभी यहां पर देख रहे थे, ऐसे रख दिया गया है इसे, और इधर से उधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धड़ाधड़ जा रही हैं बढ़िया से। तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इधर से इधर की तरफ जा रही हैं, ये इधर से इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं, इसके अंदर फटाफट प्रवेश कर रही हैं, और इधर से धड़ाधड़ बाहर निकल रही हैं। तो बताओ, इसके लंबवत ही तो ये निकल रही है ना? हाँ, तो इसके लंबवत निकल रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि पृष्ठ ऐसा हो आपके सामने, और इसमें क्षेत्र रेखाएं लंबवत ना निकल करके इस तरह से निकलने लगे, तो क्या यहां पर क्षेत्र के लिए हम चुंबकीय फ्लक्स नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये दो हमारे पास फिगर हो गए। या फिर मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, और क्षेत्र लगा है अभी वही जैसा था पहले, वैसे ऐसा क्षेत्र लगा हो, ये ऐसा है। बताते हैं तीनों का मतलब क्या है। पहले वाले में ऐसा रखा गया है, और इसमें क्षेत्र रेखाएं इस तरह से लगातार निकल रही सामने की तरफ, तो लंबवत है? हाँ है लंबवत, जितनी निकलेंगी वो फ्लक्स है। दूसरा क्या है? दूसरा रखा तो ऐसे गया है, लेकिन क्षेत्र रेखाएं ऊपर की तरफ थोड़ा तिरछा हो गई। और अगला कैसे रखा गया? क्षेत्र रेखाएं वैसे हैं, इसको इस तरह से रख दिया गया, क्षेत्र रेखाएं इस तरफ है और ये रखा इस तरफ है। तो क्या इससे कोई पास करेगी? नहीं पास करेगी, सिंपल सी बात है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर? अगर आपसे हम पूछें कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो इसे लिख सकते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो आओ देखो, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर लिखना होगा, तो आप लिखेंगे फाई बराबर बी इंटू में ए। ए क्या होता है? क्षेत्रफल। ये क्या होता है? क्षेत्रफल। तो बताओ, क्षेत्रफल ये इस तरह का हुआ। अगर मान लो हम इस तरह से इसको रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, तो इसका क्षेत्रफल तो सामने यही तो है। तो क्षेत्रफल के ऊपर अगर लंब खींचे, तो बताओ ये मार्कर खुद लंब होगा? जाहिर सी बात है, मार्कर जो होगा वो खुद लंब होगा। लेकिन क्षेत्र रेखाएं दूसरे वाले में तो डायरेक्ट निकल नहीं रही इसी तरफ, तो ये कुछ कोण बना रही है। देखो इस तरह का कुछ कोण बना रही है, तो मार्कर और उंगली के बीच में कुछ कोण बन रहा है। दोबारा से, मार्कर और इस उंगली के बीच में जो कोण बन रहा है, वो कोण तो हमें पता है ना। तो मान लीजिए कि ये है मार्कर और ये उंगली के बीच में कोण बन रहा थीटा। तो यहां पर जो फाई लिखा जाता है उसे लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। आपके सिलेबस में सिर्फ फार्मूले हैं, इसीलिए फार्मूले बता रहे हैं। ठीक, ये बी ए कॉस थीटा लिखा जाता है। अब अच्छा ठीक है, बी ए कॉस थीटा लिखा, तो यहां पर जो अगर लंब खींचते, यहां पर देखो, अगर इस तरह से होता और यहां पर लंब खींचते, तो लंब खींचते तो सामने की तरफ जाता। हाँ, सिंपल सी बात है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के ऊपर लंब खींचोगे सामने जाएगा। उधर ही क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? जब एक ही दिशा में दोनों चीजें जा रही हैं, तो जीरो का कोण बनेगा। तो अगर यहां पर थीटा का मान जीरो रखोगे, तो यहां से फाई का फॉर्मूला लगाओगे, तो कहोगे फाई बी ए कॉस जीरो होता है, और कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो फाई का मान कितना आ गया? बी इंटू ए आ गया। यहां थीटा था तो थीटा आ गया। यहां पर क्या होगा? तो यहां पर अगर इस तरह से आप रखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा ऊपर की तरफ आएगा। बी की दिशा ये है, क्षेत्र रेखाएं। तो यहां पर अगर हम लिखें फाई बराबर, तो कहेंगे आप बी ए, यहां पर बन जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का मान होता जीरो, तो जो फ्लक्स आएगा वो जीरो निकल के आएगा। याद रहेगा, इस तरह से रखना है। मान लीजिए कि आपसे कहा गया, यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन वाली चीजें बनेंगी। आपसे कहा गया कि मान लो तल क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा मान लो 30 डिग्री है, तो यहां पर 30 नहीं रखना है, यही गलत हो जाएगा। क्षेत्र देखो क्या है, क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो मान लीजिए क्षेत्र उधर है, ठीक है, क्षेत्र उधर है, क्षेत्र के साथ में ये थीटा कोण इस तरह से बना रहा है, ऐसे है। क्षेत्र दाहिनी तरफ है और इसका जो तल है
इस कुंडली का तल है, थीटा कोण बना रहा, थीटा ये वाला कोण है आपसे कहा गया, लेकिन ये कोण तो यहां रखा ही नहीं जाता ना, तो क्या करना होगा, आपको यहां पर एक लंब खींचना होगा। तो आप यहां पर एक लंब खींचेंगे, इस तरफ लंब खींचेंगे, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कोण आपको रखना है, क्योंकि इसके ऊपर लंब जो बनेगा उसके साथ कोण लिया जाता है। तो अगर कहा जाए यदि तल के साथ कोण थीटा है, तब फ्लक्स लिखने के टाइम 90 माइनस थीटा प्रयोग कीजिए। ये आपको प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ से निकल रहा है, इस तरफ जा रहा है, हमने इस तरह से इसे रख दिया, तो आप कहेंगे कितना फ्लक्स बनेगा, तो कहेंगे B इंटू ए, क्योंकि थीटा का मान 0 है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर लंब खींचेंगे वो तो लंब इधर ही जाएगा, इधर ही की तरफ, और क्षेत्र भी इधर ही जा रहा फटाफट, तो इसमें थीटा 0 है। लेकिन हमने कहा ऐसे रख दिया गया, आप बताओ इस तरह से रख दिया जाए, तो जैसे इस तरह से रखोगे, क्षेत्र तो अभी भी मार्कर की दिशा में है, लेकिन इसका लंब कहां चला जाएगा, तो इसका लंब इसके ऊपर लंबवत इस तरह से होगा, तो लंब और इस क्षेत्र के मध्य जो कोण बनता है ना, उसी को लिखा जाता है थीटा। तो थीटा का मान यहां पर 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा। तो अगर तल के साथ कोण दिया गया हो तो जितना दिया गया वो मत रखना, 90 से घटा के रखना, आंसर सही आएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देख लो, तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो होता है वेबर, वेबर लिखा जाता है। ठीक है, वेबर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल W स्मॉल b से प्रदर्शित किया जाता है, वेबर। यहां से देखना चाहो तो देख सकते हो, थीटा में cos थीटा का कोई मात्रक तो होता नहीं, तो फाई बराबर आ जाएगा b इंटू ए, तो b का मात्रक क्या बनेगा, फाई बटा ए। फाई का मात्रक अभी बताया क्या होता है, वेबर, और a का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो याद आया होगा, b का मात्रक हम लोगों ने लिखा था वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वो यहां से निकल के आता है। ये हो गया। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ने के लिए हम ये पेज डिलीट कर देते हैं पहले, और फिर एक नया पेज ऐड करते हैं, और लिखते हैं हेडिंग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, समझिए क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मान लीजिए कि हमारे पास एक कुंडली है, ये कोई कुंडली है, कुंडली क्या, प्रणालिका की बात कर रहे हैं हम, सिंपल प्रणालिका है कोई ऐसी। ये कोई प्रणालिका है, ठीक है, प्रणालिका के ऊपर फेरे लपेट दिए गए हैं, प्रणालिका के ऊपर फेरे लपेट दिए गए हैं। इस बार यहां बैटरी नहीं जोड़ी गई, यहां पर धारामापी जोड़ा गया है, धारामापी। धारामापी याद है, धारामापी के बारे में पढ़ा था, धारा मापता है, धारा मापता है। और जो चीज धारा मापती है उसे कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। देखना चाहेंगे कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है। यहां पर देखो क्या है, एक लाल रंग की निडिल लगी हुई है, यहां पर देखो 0 से लगा करके इधर 30, 0 से लगा करके इधर 30 तक लिखा हुआ है। तो यहां से जब धारा इसके अंदर प्रवाह होती है तो या तो इधर की तरफ जाता है या तो इधर की तरफ जाता है। तो धारामापी धारा मापता श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा मापने के साथ एक और खास बात होती है, वो कौन सी खास बात है, वो खास बात यह है, धारा मापने के साथ में धारा की दिशा भी बताता है, धारा की दिशा भी बताता है, दिशा भी बताता है। ये होता है धारामापी या गैल्वेनोमीटर की खासियत। आओ समझते हैं और कुछ। अच्छा, ये धारामापी धारा की दिशा कैसे बताएगा, तो मान लीजिए धारामापी ये है, तो इसमें जो बीच में सुई लगी है, अभी देखा ना, यहां पर जो बीच में सुई लगी हुई है ऐसे, तो अगर धारा मान लो इधर से इधर की तरफ जा रही है, इसमें ये धारा इधर से इधर की तरफ जा रही, तो जो सुई होती वो इधर की तरफ जाती, ठीक है। और वहीं अगर धारा इधर से इधर की तरफ जा रही हो, इधर से इधर की तरफ जा रही हो धारा, ऐसा हो, तो ये जो सुई होती इधर की तरफ तिरछा हो जाती। और अगर इसमें धारा शून्य हो
I बराबर 0 हो तो ये जो सुई होती है वो बिल्कुल ठीक ऊपर की तरफ होती है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। समझ में आया? जब कुछ भी नहीं होगा, धारा 0 है तो ये ऐसी रहेगी, धारा इधर से उधर की तरफ जाएगी तो ये इधर की तरफ मुड़ेगी, और धारा उधर से इधर की तरफ आएगी तो ये इधर की तरफ मुड़ती है। ठीक है, तो धारा की दिशा भी ये बताता है और ये भी बताता है कितनी धारा उसमें जा रही है। बढ़िया। अब क्या किया गया, यहां पर एक चुंबक लाए हम, वो चुंबक कुछ ऐसा, एक मिनट, ये क्या है, ये चुंबक कुछ ऐसा बना हुआ है, कलर रेड, अगला कलर ठीक है, ये कलर क्या है, ये कलर है, ये कलर। ठीक, चुंबक बन गया। तो समझ गए होंगे चुंबक बना रहे थे हम लोग, यहां पर ये N है, यहां पर ये S, बना दिया चुंबक। चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जाहिर सी बात है, ये ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, तो ये N से निकलती हैं और S पर जाकर के एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। बढ़िया। अब ये जो प्रयोग किया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है वो समझते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर ये चुंबक लिया, चुंबक यहां कहीं दूर पर रखा था, और हमने क्या किया, चुंबक को गतिमान कर दिया। तो चुंबक को गतिमान कर दिया, चुंबक को हम लेकर के आए इसकी तरफ, चुंबक को हम इसकी तरफ, इसके अंदर की तरफ लाए, उसके बाद इस चुंबक को बाहर निकाले, उसके बाद फिर चुंबक को अंदर की तरफ ले जाने दिया। तो देखा गया कि चुंबक जब इधर से इधर की तरफ आ रहा था, जब तक ये चल रहा था, इधर से इधर चला, इसके अंदर जा रहा था, फिर वापस गया, जहां से आया वहीं पर फिर वापस चला गया। तो चुंबक के चलने की वजह से, जब ये चुंबक चल रहा था तो चुंबक के चलने की वजह से यहां पर देखा गया धारामापी में विक्षेप आ रहा है। अब ये क्या बवाल है, अब ये सोचो कि अभी तक इसके अंदर कोई धारामापी लगा, धारामापी में खुद तो धारा बहती नहीं अपने मन से, यहां पर एक प्रणालिका है, प्रणालिका में धारा कहीं से जोड़ी नहीं गई, चुंबक लाए, धारा बहने लगी, धारा बहने लगी मतलब ये विक्षेप दिखाने लगा, इधर उधर जाने लगा। अब अगर ये इधर उधर जाने लगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसके अंदर धारा प्रवाह हो रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने देखो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से धारा उत्पन्न कर दी, और चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से अगर धारा उत्पन्न की जाती है, इसी परिघटना को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रहेगा। तो यहां पर क्या किया गया, जब ये इधर की तरफ गया, जब ये इधर की तरफ, और धारा का विक्षेप केवल तब तक बना जब तक ये चल रहा था, ये इधर से इधर की तरफ चले, इधर से इधर की तरफ चले, जब तक ये चल रहा था तब तक तो इसके अंदर विक्षेप बना, नीडल इधर उधर कर रही थी, जो अभी रेड कलर की नीडल आपने देखी है ना यहां पर, ये वाली नीडल, ये तब तक ये इधर उधर कर रही थी, जैसे ये रुक गया, ये नीडल जैसी थी वैसे रुक गई बीच में 0 पर। इसका मतलब है इसके अंदर धारा तो बनी लेकिन चुंबक के चलने की वजह से बनी। इसको इस तरह से दोहराया गया, ऐसे ऐसे दोहराया गया, कहा गया उसको रोको, इसको ले चलते हैं। तो इसको इधर से इधर की तरफ लेकर के चले, चुंबक के अंदर से होकर के पास कराया, फिर इसको लेकर के आए इधर की तरफ, फिर वापस यहीं पर लाए, और जब तक ये चल रही थी प्रणालिका, जब तक चल रही थी तब तक देखा गया कि इसके अंदर फिर से विक्षेप आ रहा था। इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई चले, बस चले, दोनों एक चाल से ना चलें, चलें कुछ अलग अलग चालों से चलें, एक रुका हो दूसरा चले, दूसरा रुका हो पहला चले। अगर ऐसा होता तो धारामापी में विक्षेप आता है। धारामापी में विक्षेप आने का मतलब धारामापी में धारा बनी, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है चुंबक, और इसकी सहायता से हमने धारा बनाई। इसी परिघटना को क्या कहा जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्या करते हैं, परिभाषा लिखो इसकी, जब कभी चालक तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य गति होती है, गति होती है, गति होती है, तो चालक या कुंडली, कुछ भी हो सकती, जो भी हो, जैसे यहां कुंडली है या प्रणालिका है, तो चालक में एक धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, होती है। यह परिघटना
यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। प्रेरण कहलाती है। याद रखना ये आप लोग, ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्यों? क्योंकि हमने जब ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, प्रयोग पढ़ा था, बायोसेवर्ट का नियम पढ़ा, उन सब लोगों ने बताया कि जो धारावाही चालक होता है वो क्षेत्र उत्पन्न करता है, और कितना उत्पन्न करता है ये बात भी बता दी थी उन्होंने। बायोसेवर्ट ने बता दिया कितना क्षेत्र उत्पन्न करता है, छोटा सा भाग। सबने बता दिया कि हम धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। फिर बाद में सिद्ध किया जाने लगा, क्या इसका उल्टा सही है? उल्टा सही का मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से धारा बनाई जा सकती? तो हाँ, धारा बनाई जा सकती है। इसी परिघटना को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस तरह से दोनों के मध्य जब सापेक्षिक गति होती, जब गतियां होती, तो गति होने की वजह से इसमें जो विक्षेप होता है, जो इसमें विक्षेप होता है, वो कभी विक्षेप इधर की तरफ आता है तो कभी विक्षेप इधर की तरफ आता है। और विक्षेप आने का मतलब धारा प्रवाह। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह होने का मतलब है यहां पर B की सहायता से I का बनना, और B की सहायता से जो I बनता है उसी को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। उम्मीद करते हैं कि परिभाषा समझ में आई होगी। ठीक है, आगे आओ। ये नियम भी कुछ है इसके। क्या नियम है? नियम ये है कि पहला नियम क्या है? जब किसी कुंडली से होकर गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। परिपथ बंद होने पर धारा बहती, जिसे प्रेरित धारा कहते। कुछ नहीं समझ में आया, वापस आओ इधर। अच्छा, ये बताओ कि जब ये चुंबक इधर से इधर की तरफ चल रहा था, तो हम ये बताओ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की तो हम बात करते हैं फ्लक्स में। तो जब ये इधर से इधर की तरफ चलने लगेगा, इधर से इधर की तरफ चलने लगेगा, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक की हैं, वो बताओ इस चालक से पास करेंगी ना। जो यहां पर तार लपेटे गए हैं, पीले रंग से दिख रहे होंगे, तो ये तारों से ये जो फ्लक्स गुजर रहा है वो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो फ्लक्स अगर परिवर्तित होगा इनका इस चुंबक के चलने की वजह से, तो चुंबक के चलने की वजह से जो फ्लक्स परिवर्तित होता है उसी की वजह से इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या इसमें एक धारा बहती है। विद्युत वाहक बल का मतलब एक विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर समझ लीजिए, विभवांतर उत्पन्न होता है और धारा बनती है, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। वही है, जब किसी कुंडली से होकर गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तित कैसे करवाया जा सकता है? तो परिवर्तित करवा सकते हैं। कुंडली रुकी हो, कुंडली दोबारा से लिख देते हैं, कुंडली रुकी हो, ठीक है, चुंबक चले, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो चुंबक रुका हो, कुंडली चले, ऐसा बोल सकते हैं ना। दोनों में से, या फिर दोनों चलें लेकिन एक चाल से ना चलें, परिवर्ती चाल से चलें। एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा तो एक 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, या एक 10 से चल रहा तो दूसरा 11 से चले, तो भी फ्लक्स परिवर्तन होगा। और फ्लक्स अगर परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल बनेगा या विभवांतर बनेगा चालक में। और चालक में जब विभवांतर लगाते तो धारा बहती है। धारा में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, पहला नियम हो गया। अब बात आती है कि अगर मान लो कि फ्लक्स बदला, तो फ्लक्स बदलने से जो विभवांतर बना या जो धारा प्रवाहित हो रही वो कितनी होगी? तो वो होती है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये कोई नया टर्म नहीं है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। जो विद्युत वाहक बल का मतलब यही होता है विभवांतर। ऐसा विभवांतर जो परिपथ में धारा को चलाता है उसी को विद्युत वाहक बल बोला जाता है। तो बैटरी के पास विभवांतर नहीं, विद्युत वाहक बल होता है जो धकेलता है इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉन चलते हैं जिसकी वजह से धारा बनती। तो विभवांतर ही है। ये विभवांतर जो उत्पन्न होता है चालक में वो किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है माइनस का n इंटू में डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी लिखा जाता है। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। कैसे? क्या है डेल्टा फाई? क्या? फ्लक्स में परिवर्तन। जैसे मान लो पहले हमने क्या किया, एक कुंडली है, मान लो एक कुंडली है, कुछ ऐसी कुंडली है, एक ये कुंडली है, ठीक है। यहां पर इस बोर्ड के सामने मान लो क्षेत्र लगा हुआ है, तो इस बोर्ड के सामने इसको हमने रखा है, तो
तो क्षेत्र में है, इसके पास फ्लक्स है ना, हाँ बिल्कुल फ्लक्स है। इसको अचानक से हम फ्लक्स इससे बाहर निकाल लें, तो जैसे यहां पर रखा और अचानक से इसे हम खींच ले बाहर, तो पहले तो इसके पास फ्लक्स था, लेकिन जैसे हमने इसे बाहर खींचा इसके पास फ्लक्स जीरो हो गया। तो बताओ क्या इसका फ्लक्स बदला? हाँ बदला, पहले कुछ था अब जीरो हो गया। तो फ्लक्स कितना परिवर्तित हुआ वो लिख दो, और इसको तुम्हें खींचने में कितना समय लगा है, जैसे मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड जो लगा, 1 या 2 सेकंड जो लगा खींचने में समय, उसे भाग दे दो, और इसमें कितने फेरे लपेटे गए हैं। फेरों का मतलब जानते हो, इसमें जैसे एक चक्कर है पूरा तार का, इसके ऊपर मतलब इसके बगल बगल दूसरे तीसरे 4 5 6 7 जितने भी चक्कर हो सकते हैं, कई सारे चक्कर हो सकते हैं ना। तो अगर इसमें कई सारे चक्कर होंगे तो उसमें जो विभवांतर बनेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो विभवांतर को भी हम यहां से बता सकते हैं कि कितना विभवांतर बनेगा, और ये n पर भी निर्भर करता है। जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स इससे बद्ध होगा, फ्लक्स जितना ज्यादा होगा विभवांतर उतना ज्यादा बनेगा। ये होता है नियम। माइनस चिन्ह आखिर क्या बताता है, ये भी तो सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, डेल्टा फाई फ्लक्स परिवर्तन है, पहले कितना फ्लक्स था बाद में कितना फ्लक्स है वो बताएगा। तो यहां पर ये लिख सकते हैं इस फार्मूले को, माइनस का n यहां पर लिखेंगे, बाद में फ्लक्स कितना है और पहले फ्लक्स कितना था, और डिवाइडेड बाय में समय t2 माइनस t1 ऐसा लगेगा। ठीक है, या डेल्टा टी, जो भी समय लिखना चाहो लिख सकते हो। ये आ जाएगा विद्युत वाहक बल, कैपिटल ई से लिखा जाता है, कभी कभी इसे स्मॉल ई से लिख दिया जाता है, कभी कभी हम इसे वी से लिख देते हैं, जैसे लिखना चाहो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसे। ठीक है, ऐसा लिख गया। निकालना है तो निकाल सकते हो इसको, फार्मूले में जो वैल्यू दी जाएंगी वो रख देनी है और सॉल्व कर देना इस फार्मूले को, रिजल्ट आ जाएगा। माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो ई या धारा जो बहेगी आई की दिशा उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, तो समझ नहीं आई तो इधर आओ समझाते हैं कैसे नहीं समझ आएगी। इधर देखो, ये है चुंबक, इस चुंबक को अगर हम इधर की तरफ लेकर के आने लगे तो चुंबक को इधर लाते हैं तभी इसके अंदर विक्षेप आता है ना, ऐसे ऐसे सुई होती है, तो विक्षेप इधर की तरफ आने से ही आया है। तो क्या करता है, ये जो विक्षेप आया है इस चुंबक के चलने की वजह से आया, ये चुंबक को अपने पास आने से रोकता है। और चुंबक को अपने पास आने से कैसे रोक सकते हो, इधर बना दो क्या n, इधर n है, ये पास आ रहा है इधर की तरफ, तो इसमें अगर n बना दोगे तो धक्का देगा, कहेगा तुम दूर जाओ। लेकिन ये n बना किसकी वजह से, इसकी गति की वजह से बना है। तो ये कह सकते हो कि यहां पर जो भी धारा बनेगी, अगर ये n बनेगा तो धारा कैसी होनी चाहिए, वामावर्ती। तो इधर से धारा इसमें जाएगी, ऐसे धारा बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर धारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, फिर इसमें चली जाएगी। तो इसमें धारा उल्टा दिखेगी, तो इधर n बनेगा, तो इसमें भी देखो एक क्षेत्र बन जाएगा, फटाफट क्षेत्र बन जाएगा। यहां पर ये देखो क्षेत्र बन गया, ये क्षेत्र से धक्का देगा आप, और धक्का देगा तो जिसके कारण ये क्षेत्र बना है इसी का विरोध कर रहा है। कह रहा है चुंबक अपनी तरफ, जैसे मान लो यहां पर हम खड़े, हमने कुंडली पकड़ रखी, सामने से चुंबक आ रहा है, तो चुंबक के आने की वजह से इस कुंडली के अंदर धारा बन रही ना, ये जो धारा बनी है ना, चुंबक के ही अपने पास आने का विरोध करती है। ये देखो वही हुआ कि जिसकी वजह से धारा बनी है उसी का विरोध कर रही, इसकी वजह से जो यहां चिन्ह होता है वो माइनस का चिन्ह आता है, ये जो चिन्ह है वो माइनस का आता है, ये माइनस का। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और या फिर इसको दूर ले जाओ तो दूर ले जाने का भी विरोध करेगी, दूर ले जाने लगोगे, जैसे मान लो आपने इसे दूर ले जाना शुरू किया तो n बताओ दूर जा रहा है ना, तो ये कहेगा नहीं रुको 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 रुको, हम यहां s बना लेते हैं। जैसे s बनाएगा अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो दूर भी नहीं जाने देगा ना पास आने देगा। समझ आ रहा है, जैसे ये दूर जाने लगेगा तो इसका फ्लक्स घटने लगेगा ना, ये चाहेगा नहीं कि फ्लक्स हमारा घटे, तो फ्लक्स नहीं घटने लगेगा, तो इधर कहेगा हम एस बना लेते हैं, इसे खींचो, इधर अपनी तरफ बुलाओ, इसे फ्लक्स घटने नहीं देगा। तो जो जिसकी वजह से हो रहा है उसी का विरोध करेगा। अगर ये दूर जाएगा तो दूर जाने से रोकेगा, पास आएगा तो पास आने से रोकेगा। ठीक है, विरोध होता है। तो इस वजह से यहां पर जो चिन्ह होता है वो माइनस का लिखा जाता है। इसकी आखिर दिशा कैसे पता कर सकते हैं, तो दिशा ज्ञात करने के लिए यहां पर नियम लिखे गए, आओ एक एक करके पढ़ते हैं सब। पहला नियम होता है लेंज का नियम, आपके सिलेबस में है, पूछा जा सकता है, तो आप इसे बताएंगे। क्या लेंज का नियम क्या होता है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, कंफ्यूज ना हो, विभवांतर याद रखो, ये विभवांतर है,
विभवांतर है। ठीक है, प्रेरित धारा जो मतलब धारा उत्पन्न हुई चुंबक के चलने की वजह से, उसे प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरण के कारण उत्पन्न हुई है। दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कैसा? मान लीजिए कि आपने चुंबक को कुछ ऊर्जा दे दी, ये मान लीजिए यहां से चुंबक यहां है, चुंबक को आपने कुछ ऊर्जा दी, चुंबक कुछ ऊर्जा लेकर के चला, गतिज ऊर्जा कुछ दे दिया आपने, वो लेकर के चला 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 इधर की तरफ आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, अपने पास तो आने देगा नहीं ये। तो क्या करेगा ये, जैसे सामने एन बनाएगा, इसके ऊपर बल बाहर की तरफ लगने लगेगा, तो जैसे जैसे ये इधर की तरफ चलेगा इसकी ऊर्जा घटती जाएगी। यहां से मान लो इधर चलना शुरू करता है यहां से, तो जैसे यहां से चलना शुरू करेगा इधर की तरफ आएगा, इसकी ऊर्जा घटती जाएगी, अंततः क्या होगा, ये रुक जाएगा जाकर के। तो बताओ जितनी ऊर्जा तुमने इसे दी थी गतिज ऊर्जा, वो इसके पास आते आते पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, पूरी तरह से ये रुक जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के ऊपर भी ये काम करता है। तो बोर्ड में अगर पूछा जाता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है। आओ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आखिर क्या कहता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है कि धारा की दिशा वाकई कैसे देख सकते हैं, वाकई कैसे देख सकते हैं। तो जैसे यहां पर मान लीजिए आप लेंज का नियम लगा करके दिशा ज्ञात करने वाले हैं। यहां पर मान लीजिए आप इसको इधर लेकर के आ रहे हैं, इधर लेकर के आ रहे हैं, तो इस समय पर अगर यह है और इधर आ रहा है, तो सामने आपने एन बना दिया ना, तो एन बना दिया, तो उस केस में क्या होगा, इधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और इधर जाएंगी और इसमें धारा इधर से इधर बहेगी। तो ये जो विक्षेप होगा, ये वाला विक्षेप होगा, वो कैसे उत्पन्न होगा? तो हमने कहा धारा इधर से इधर जा रही, तो आप कहेंगे इधर घूम जाएगी सुई, कुछ इस तरह से। और अगर आप इसे दूर ले जा रहे होंगे, तो मान लीजिए आप इसे दूर ले जा रहे हैं, एन दूर जा रहा है, तो एन दूर जाएगा तो क्या होगा, इसमें धारा अब अपनी दिशा बदलेगी, विक्षेप कुछ इस तरह से उत्पन्न होगा, धारा इधर से इधर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ अभी एस बनने वाला है, इधर की तरफ क्या होगा, एस बन जाएगा, और इधर की तरफ क्या होगा, एन बन जाएगा, धारा अपनी दिशा बदल लेगी। तो इस तरह से धारा की दिशा बताई जा सकती है। लेकिन और अच्छा तरीका दूसरा होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का तो पहले पढ़ लिया, दाएं हाथ का नियम पढ़ना है। ये क्या कहता है? अब दाहिना हाथ हमें यूज करना पड़ेगा। ये कहता है यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, तब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा में, मतलब जिधर चालक चल रहा हो उसकी दिशा में हो, और ये होता है अंगूठे के पास वाली उंगली, ये किसकी दिशा में हो, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, तो जो बड़ी वाली उंगली होती है ये प्रेरित धारा की दिशा दिखाती है। नहीं आया समझ में? आओ देखो, मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि क्षेत्र इस तरह से है, पता चल गया होगा क्षेत्र कहां है, क्षेत्र बाहर से अंदर की ओर है, लंबवत अंदर की तरफ फटाफट जा रही क्षेत्र रेखाएं। और आपसे कहा गया कि एक कोई चालक है ऐसा, ये इसके अंदर बहुत तेज बढ़िया आराम से चल रहा है, लंबाई का चालक है, इसके अंदर दौड़ रहा है, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक प्रतिरोध के साथ, ऐसा। तो इसमें धारा बहेगी, हाँ बहेगी। जब इधर चलेगा तो इससे जुड़ने वाला जो फ्लक्स होगा या इससे बद्ध होने वाला फ्लक्स होगा वो बदलेगा। और फ्लक्स अगर बदलेगा लगातार आगे चलने की वजह से, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होगा, इसमें एक विद्युत वाहक बल बनेगा जिसको हम विभवांतर कहेंगे। और परिपथ बंद है तो धारा बहेगी। तो बताओ धारा बहेगी किधर की तरफ? तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए ये नियम है ना। ये पहला अंगूठा कहते हैं चालक की दिशा में, तो चालक उधर जा रहा है ना, चालक की दिशा में करो। ये होता है बी की दिशा में, तो बी कहां है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ होता है, तो बी अंदर की तरफ है। तो बताओ ये मध्य वाली उंगली कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसमें जो धारा की दिशा होगी ऊपर की तरफ आएगी। कितना मस्त नियम है, लगा लो डायरेक्ट। ये है दायां यूज करना, बायां मत यूज करना। बायां कब यूज किया जाता है, जब धारावाही चालक के ऊपर बल निकालना हो, बल की दिशा। यहां पर प्रेरित धारा यूज करने के लिए या प्रेरित धारा को निकालने के लिए हम दाहिने हाथ का नियम का यूज करने वाले हैं, दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आगे अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित, लास्ट टॉपिक है आज का। कैसे काम करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे वहां पर पढ़ा था, वो क्या करता था, धारा देते थे तब चलता था मोटर। ये क्या होता है, इसको हम घुमाते हैं बाहर से ऊर्जा दे करके, यांत्रिक ऊर्जा दे करके, और ये विद्युत ऊर्जा बना के हमें देता है। ये भी दो तरह का होता है। तो इसको बना देते हैं हम फटाफट, क्या दिक्कत है। ये हमारे पास यहां पर ये ऐसा हो गया, यहां पर दूसरा वाला चुंबक ऐसा हो गया। इसको फिल कर दो रेड से, इधर वाले को फिल कर दो इस वाले कलर से। चलो बहुत अच्छा। इधर वाला बन गया हमारे पास एन सिरा, नहीं बना। इधर वाला बन गया एन,
और इधर वाला बन गया S। बढ़िया। इसके बीच में कुंडली लगा दो जो कि घूमने वाली है, इसके अंदर घूमने क्या वाली, जिसको हम घुमाने वाले हैं, सीधी सीधी बात ना, क्योंकि अपने आप तो घूमेगी नहीं अब, क्योंकि यहां पर हम स्रोत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर ऐसा हो गया और इसको हम यहां पर जोड़ देते हैं ऐसे कुछ नीचे की साइड, यहां पर ऐसे जोड़ दिया गया। कुंडली का नाम लिख दो, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसमें कुछ खास बातें होती हैं वो याद रख सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि अभी बताते हैं कि करके, सबसे पहले सुनो, पहला काम ये कि ये आंतरिक ऊर्जा, मतलब इसको घुमाना हमें अपने आप से पड़ेगा और इससे हमें विद्युत धारा मिलेगी। ठीक है, और विद्युत धारा वो प्रत्यावर्ती भी हो सकती है और दिष्ट धारा भी हो सकती है। यहां पर जो चीजें लगी होंगी वो निर्धारित करेंगी कौन सी चीज क्या मिल रही है हमें। तो सबसे पहले हम मान लो बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में कि हमें एसी चाहिए सप्लाई, एसी सप्लाई चाहिए जो घरों में आती है। तो एसी सप्लाई अगर चाहिए तो उस केस में क्या कर सकते हैं, यहां पर हम प्रयोग करते हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे प्रयोग करते हैं और इसको छोटा छोटा कर लो, ये ऐसा हो गया, ऐसा, ये ऐसा हो गया। यहां पर इसको हम थोड़ा नीचे बढ़ा लेते हैं, ये थोड़ा नीचे बढ़ा लिया। ये कैसा लगा होता है, तो कुछ ऐसा लगा होता है यहां पर भी। ये क्या, आखिर ये है क्या, वो भी तो बताना पड़ेगा। तो ये है इधर, फिर यहां पर कार्बन के ब्रश लगे होते हैं जो हमने वहां पर भी देखे थे, मोटर में, जनरेटर में भी कार्बन के ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, और फिर इसका एक तार निकाल लिया जाता है इधर और ये गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है, धारामापी से, धारामापी से जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर धारामापी होता है ऐसा। इसमें जो चीजें जो हैं उनके नाम लिख लो। पहला ABCD क्या है, ABCD, आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली है। ठीक है, दूसरा यहां पर हम लोगों ने प्रयोग किया है, ये है हमारे पास S1, ये वाला है S2। तो यहां पर S1 S2 क्या है, सर्पी वलय है। वहां पर विभक्त वलय थे, यहां पर सर्पी वलय है, सर्पी वलय है। ठीक है, और फिर यहां पर देखो ये है B1 और ये वाला क्या है B2। तो B1 B2 कार्बन के ब्रश हैं, कार्बन के ब्रश हैं, ब्रश हो गए कार्बन के ये। ठीक है, और क्या यहां पर G क्या है, गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है, धारामापी है, धारा जो बहेगी उसे बताएगा। ठीक है, N तथा S क्षेत्र चुंबक लगा रहे हैं, ये क्षेत्र चुंबक हैं। ठीक है, यहां पर स्रोत तो जुड़ा नहीं, तो ये हो गए हमारे पास इसके भाग, तो वो जनित्र के भाग हैं, ये जनित्र के भाग हैं, या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के भाग लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। अब सुनना ध्यान से, ये काम आखिर कैसे करेंगे ये बताना है, काम कैसे करेंगे। वैसे यहां पर ऐसा नहीं कि एक ही, ये पूरा एक ही छल्ला होता है, छल्ले तो इसमें खूब होते हैं, ऐसे ही छल्लों के ऊपर छल्ले होते हैं, ऐसे, ऐसा, फिर ऐसा, कुंडली बनी होती ना पूरी, कुंडली पूरी की पूरी बनी होती है ऐसे, छल्लों के ऊपर छल्ले होते हैं, बहुत सारे छल्ले होते हैं, कुंडली बनी होती, बस दिखाया नहीं जाता है, फिगर अच्छा लगे इसलिए ऐसे बना दिया मान लो। अब ये घुमाएंगे हम, इसको घुमाने तो हम लोग ही घुमाने वाले हैं, क्योंकि हमें घुमाना पड़ेगा तभी ये कुछ होगा। तो ये इसका सिद्धांत क्या होता है, पहले एक बार वो देख लेते हैं, इसका सिद्धांत आखिर क्या होता है, सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत यही है कि क्षेत्र के अंदर, देखो यहां पर आओ, देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहां गया, ये देखो अभी इधर देखा कि यहां पर ये कुंडली रखी ना, ये कुंडली अगर क्षेत्र में घूमेगी तो क्या होगा, क्षेत्र बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स अगर बदलता है तो पहला नियम चुंबकीय फ्लक्स का क्या कहता है कि धारा बन जाती है, धारा बनती जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो बनाओ धारा इसके अंदर, इसको अगर घुमाना शुरू किया जाए तो क्या कह सकते हैं, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
रखकर घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, तब जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तब कुंडली का फ्लक्स, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे लिख लो, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है तथा कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये इसका सिद्धांत है। मतलब एक कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर आपने घुमा दिया तो घुमाने से उसका फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स अगर बदला तो फ्लक्स बदलने के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उस कुंडली में और धारा बहने लगती है, जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। अब फिर से वही अपनी बुक उठाओ और समझना शुरू करो इसे। मान लीजिए कि आपने इसे घुमाना शुरू किया और इसका फ्लक्स बदलने लगा। ये इस तरह से इसे रखा गया है ABCD और इसको घुमाना शुरू किया आपने, तो इसको इस तरह से रख करके घुमाना शुरू किया। तो मान लीजिए कि ये है घूर्णन अक्ष इसकी, ये है इसकी घूर्णन अक्ष, इसके सापेक्ष हम इसे घुमाने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको इस तरह से घुमाना शुरू कर दिया, घूर्णन अक्ष है ये। तो जैसे जैसे घूमने शुरू करेगा तो घूमने के साथ में बताओ इसका फ्लक्स बदलेगा। तो अब ये बताइए सबसे पहले आप कि जब इसको इस तरह से रखा गया होगा तो क्षेत्र तो इधर से इधर की तरफ है ना, क्या इससे कोई चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा? नहीं, जीरो। घुमा दिया ऐसे, तो जैसे जरा तिरछा होगा तो इसका क्षेत्र, इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लगेंगी, गुजरने लगेंगी, गुजरने लगेंगी, धीरे 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 बढ़ने लगेगा। तो इस समय पर अगर है, हम बनाते जा रहे हैं, यहां पर एक ग्राफ भी बनाते जा रहे हैं साथ साथ में, ये ऐसा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कहा इधर हम धारा बनाने वाले हैं और इधर बनाने वाले हैं हम समय को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जिस तरह से कुंडली रखी गई है इस तरह से, इस समय इससे साथ में जो फ्लक्स बन रहा है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी देखो हमने फ्लक्स में देखा ये वाला केस बन रहा है, इस तरह से रखा गया, क्षेत्र जा रहा उधर, 90 का कोण बना, जीरो हो गया। ठीक, ये जीरो हो गया। उसके बाद में अब क्या होगा, इस समय तो फ्लक्स जीरो, तो फ्लक्स जीरो होगा तो धारा का मान जीरो होगा, तो धारा का मान जीरो है। ठीक है, उसके बाद बताना ध्यान से, जैसे इसको तिरछा करेंगे जरा सा, इससे निकलने वाला फ्लक्स बदलने लगेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो जैसे 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 आधा यहां पर कंप्लीट होगा तो बताओ ये अधिकतम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। इस तरह से जब रखते हैं तो सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं इससे आर पार जाएंगी, तो अगर इससे सबसे ज्यादा आर पार जाएंगी तो बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, फिर एक समय आता सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो गया। तो हमने क्या किया, ऐसा था पहले, घुमाना शुरू किया, घुमाते घुमाते इस तरह से कर दिया, आधा चक्कर हुआ। ठीक है, अब दोबारा से जब घुमाने लगेंगे आप तो क्या होगा, ये घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा। उसके बाद जब ऐसे आएगा तो इससे कोई चुंबकीय बल रेखा पास नहीं होगी और फिर जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां से घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा और जीरो हो जाएगा, हो गया जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे रखा था हमने, इसे घुमाया पूरा का पूरा ऐसे, यहां से घुमाना शुरू किया, देखो ऐसे पूरा घुमाया एक चक्कर, यहां पर घुमाया, जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे दोबारा घुमाना शुरू करेंगे, जब आप इसे दोबारा घुमाना शुरू करेंगे, दोबारा घुमाने से क्या होगा, ये ऋणात्मक में बढ़ने लगेगा, फिर अधिकतम होगा, अधिकतम होने के बाद में फिर जीरो होगा। ठीक है, धारा की दिशा बदलेगी अब, क्योंकि जैसे ये पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, ये ऐसे था, यहां पर आया, उसके बाद यहां पर आया, धारा की दिशा अब बदलने वाली है। तो जैसे दोबारा से इसे लेकर के आएंगे तो दूसरा दोबारा वाले में अपनी दिशा बदलेगा। तो पहले ऐसे था, ठीक है, उसके बाद में फिर इस तरह से था और फिर इस तरह से हो गया। ऐसे देखो, ऐसे था, फिर यहां से यहां तक गया, अधिकतम हुआ, उसके बाद यहां से यहां तक गया, जीरो हुआ। उसके बाद जब दोबारा बढ़ना शुरू करेगा तो ऋणात्मक में बढ़ेगा, और दोबारा जब ऋणात्मक में बढ़ेगा तो धारा बनेगी, वो ऋण दिशा में प्रवाहित करेगी। उसके बाद धारा यहां पर अधिकतम होगी ऋण में, उसके बाद जब यहां पर वापस आएंगे तो फिर से जीरो हो जाएगी धारा। तो यहां पर देखो, जीरो से लगा करके धनात्मक में अधिकतम हुआ, यहां फिर जीरो पर आया, उसके बाद में यहां पर फिर से ऋणात्मक हुआ, उसके बाद दोबारा जीरो हो गया। फिर ये चक्कर लगातार चलते रहेंगे तो धारा कुछ ऐसी बनेगी। और ये जाना पहचाना हुआ लग रहा है, किसका है ये? प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती
धारा का ग्राफ है ये, इस तरह से। यहां पर जो विभक्त वाले यहां पर जो सर्पी वाले लगे होते हैं, सर्पी वालों की एक खास बात होती है कि अगर मान लो इस वाले में धारा है तो ये वाली जो इसकी टांग है, मान लो ये कुंडली की जो टांग है, ये कुंडली की टांग केवल इसी सर्पी वाले पे घूमेगी, दूसरे वाले पे नहीं जाएगी। तो कभी ये धनात्मक बनेगी, कभी ऋणात्मक बनेगी, तो धारा धन और ऋण दोनों में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दिष्ट धारा जनित्र में। यहां से जो धारा मिलेगी वो दिष्ट धारा हमें मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? तो एक काम ये कर सकते हैं कि यहां कहीं पर मान लीजिए कि कहा गया आपसे ऐसा कुछ, फटाफट बना देते हैं, दोबारा से देखना। यहां पर N है, यहां पर S है, यहां पर ये कुंडली लगी हुई है जो घूमने वाली है इसके अंदर, ये ऐसा हो गया। यहां पर हमने लगा दिया इसके अंदर, अब की बार ये चीजें नहीं लगा करके हम ये चीजें लगा देते हैं, ये चीजें लगा देते हैं। अभी देखना समझ में आएंगी चीजें। ये हो गए हमारे पास ब्रश, यहां पर देखो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखना ध्यान से, यहां पर A B C D कुंडली थी, ये कुंडली है, खूब सारे फेरे इसमें लपेट दिए गए हैं। अब जब ये घूमेगी तो घूमने में एक फायदा होने वाला है हमारा, क्या कि आधे चक्कर तक जैसे वहां मोटर में घूमती थी ना, आधे चक्कर तक तो इसमें धारा देखो, जैसे हमने कहा कि अभी देखो कुछ ऐसा है, यहां पर ऐसा है, जब यहां पर है तो जीरो धारा है, ऐसे घूमते गए, घूमते 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 धारा का मान अधिकतम हो गया। हाँ बहुत अच्छा, धारा का मान अधिकतम हुआ। धारा का मान जैसे अधिकतम हुआ उसके बाद जब दोबारा आगे घुमाने लगे धारा का मान जीरो हो गया फिर से। तो धारा का मान क्या हुआ, फिर से बनाओ इसे, यहां से हमने चलना शुरू किया, यहां पर धारा का मान अधिकतम हुआ, धारा का मान वापस से जीरो हो गया। तो इसको ऐसे बना सकते हो, धारा का मान अधिकतम यहां पर हुआ, उसके बाद पुनः यहां जीरो हो गया। ये ठीक है, लेकिन एक बात देखो, यहां से चल करके यहां गए, यहां से फिर यहां गए, अब क्या होगा, विभक्त वाले लगने से क्या होती है, टांगे बदल जाती हैं। अब जो पहले एक दिशा में धारा जा रही थी, अब दूसरी दिशा में धारा मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसकी टांगे बदल गई, इधर वाला इधर पर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। तो ऋणात्मक में जो धारा बनेगी, वैसे इसके चलने से ऋणात्मक में धारा बनेगी, इधर ऋणात्मक में धारा बनेगी ऐसे, लेकिन ये हमें धनात्मक में मिल जाएगी। विभक्त वाले लगने से तो नीचे कोई धारा नहीं मिलेगी, फिर अगले चक्र में फिर ऐसे मिलेगी। तो लगातार क्या हो रहा है, यहां पर धारा हमें धन में ही मिल रही है, धन में ही मिल रही। लेकिन ये कैसी धारा है, ये परिवर्ती दिष्ट धारा है, परिवर्ती दिष्ट धारा है, ये दिष्ट धारा है। तो परिवर्ती दिष्ट धारा कुछ इस तरह से मिलती है हमें। तो अगर डीसी जनरेटर मतलब डीसी जनरेटर हमें बनाना हो तो वहां पर हम विभक्त वाले लगाएंगे, और अगर हमें एसी जनरेटर बनाना हो तो उस समय पर हम सर्पी वाले लगाएंगे। सर्पी वाले हमें दोनों दिशाओं में धारा देते हैं, क्योंकि उनकी टांगे आपस में बदलती नहीं है। तो टांगे अगर नहीं बदलेंगी तो अगर एक धन दिशा में है तो धन दिशा में धारा जाएगी, दोबारा जब वो ऋण दिशा में होगा तो ऋण दिशा में धारा जाती है, जिससे लगातार धारा हमें दोनों दिशाओं में मिलती है। लेकिन अगर विभक्त वाले लगा दिए जाते हैं तो धारा हमें केवल एक ही दिशा में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ध्रुवता बदल लेते हैं, एक की टांग आधे चक्कर के बाद दूसरे वाले पर चली जाती है, तो दूसरा वाला चक्र जो ऋणात्मक हो रहा था वो भी धनात्मक हो जाता है, और धनात्मक में लगातार हमें धारा मिलती है। ये होता है दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, जनरेटर इस तरह से बनाया जाता है। बाकी सारी चीजें वहां पहले पढ़ी हैं मोटर में, वही सारी चीजें यहां पर चल रही हैं, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। जितना कुछ भी आपके सिलेबस में था वहां सब कुछ था, यहां जो भी सिलेबस में लगा था वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। यहां पर सारी चीजें कवर कर ली हैं, विद्युत परिपथ पढ़ ली है, सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स निकालना सीख लिया, चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़ लिए, और यहां पर अभी पढ़ा कि हमने विद्युत जनित्र कैसे बनाए जा सकते हैं, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हो या फिर दिष्ट धारा जनित्र हो, दोनों को किस तरह से बनाया जा सकता है, दोनों काम कैसे करते हैं। तो वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी कुंडली को घुमाया जाता है तो उससे फ्लक्स परिवर्तित होता है, फ्लक्स परिवर्तित होता है तो वहां पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और विभवांतर उत्पन्न होगा तो धारा बहती है, उसी को प्रेरित धारा कहा जाता है। ठीक है, दिष्ट धारा मिलती है तो दिष्ट धारा जनित्र होता है, और प्रत्यावर्ती धारा मिलती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं चैप्टर पूरा समझ में आया होगा।
अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे इनके आंकिक प्रश्नों के बारे में। अब तक हम लोगों ने इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। विद्युत धारा उसमें प्रभाव पहले भी कंप्लीट कर लिया गया है। ये चुंबकीय प्रभाव चल रहा था जो यहां पर कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में मिलेंगे हम आंकिक प्रश्नों के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।